तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एसएन रिएक्शंस की। उसमें हम लोगों ने टाइप्स देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10.9, ये एक्सरसाइज में होगा। इसमें दिया हुआ है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर करेगा विथ OH माइनस। तो OH माइनस क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल हुआ ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है नंबर 1 CH3Br और CH3I ये दिया हुआ है। बहुत सिंपल, SN2 रिएक्शन में हमको अरेंज करना है। मिथाइल पार्ट कांस्टेंट है, हम लोग ने देखा था पिछले वीडियो में। ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, दोनों में कौन रहेगा तो ज़्यादा टेंडेंसी होगा SN2 का। हम लोग ने पढ़ा था आयोडाइड आयन फास्टर, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन और फिर फ्लोराइड आयन, ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। SN2 फास्टर बताना है हम लोग, है ना। तो कौन SN2 फास्टर करेगा, तो ये फास्टर करेगा। फिर जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है वो है CH3 CCl और CH3Cl। इस दोनों में हम लोगों को कंपेयर करना है SN2 फास्टर किस में होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो CH3 CH3 CH3। ठीक है, और ये Cl हुआ, है ना, और यहाँ पे CH3Cl है। ठीक है, तो ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इसका डिग्री क्या है, 3 डिग्री हैलोजन है ये। अगर ध्यान होगा आपको, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1, इधर 2 और इधर 3 कार्बन से ये कार्बन बॉन्डेड है। उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हैलो एल्केन और ये तो मिथाइल है। ठीक है, और हमें करना क्या है SN2। तो हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें क्या देखा था, ऑर्डर SN2 के लिए पहले मिथाइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा और फिर 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का, 3 डिग्री का सबसे कम। तो ये तो 3 डिग्री है, इसका सबसे कम होगा, यानी इसका सबसे कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। तो मिथाइल क्लोराइड का ज़्यादा टेंडेंसी होगा SN2 रिएक्शन शो करने के लिए। ठीक है, और ये 3 डिग्री का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये था। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, कहाँ पर है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं एक बार ढूंढ लूँ ज़रा सा। ये तो नहीं है। इसके बाद आपका और इसमें एक्सरसाइज, ये जो एक आपका क्वेश्चन है, यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको 10.16। ये क्वेश्चन हम लोग को एक बार फिर देख लेना होगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो देखिए, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से ही, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10.16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को फिर से यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पे भी हम लोगों को SN2 डिस्प्लेसमेंट ही बताना है और अरेंज करना है, चाहे या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जस्ट वी हैव टू अरेंज दिस डिफरेंट कंपाउंड्स। और पहला जो दिया हुआ है इसमें सेट ऑफ कंपाउंड्स जो दिया हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो
2 मिथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड। फिर है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, और फिर है 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसे मुझे अरेंज करना है। तो मैं मान लेता हूँ इसको 1 नंबर कंपाउंड, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, है ना। 1 2 3, ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेना, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्यूटेन लिखा हुआ है, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अगर राइट से लेफ्ट की ओर देखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाना हमें आसान लगेगा। ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन 1 2 3 4, ऐसे किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2, तो 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये हो गया। बाकी हाइड्रोजन्स अपना पूरा कर लेंगे, ये इसके हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, तो ये 1 नंबर कंपाउंड है। 2 नंबर कंपाउंड 1 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, ये हो गया पेंटेन। 1 ब्रोमो, किसी एक पे ये चाहिए 1 है तो 1 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया। बाकी तो हाइड्रोजन्स हम लोग डाल ही लेंगे। इस तरह से ये हाइड्रोजन्स हो गए इसमें। ठीक है, फिर है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 2, 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया। तो ये तीनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, SN2 में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखिए ये इसके ये स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है ना, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और फिर 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो इसका अगर डिग्री चेक कर ले तो हैलोजन इससे लगा है, ये 3 कार्बन से है तो ये 3 डिग्री हो गया, ये हमारा 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। क्लियर है, डिग्री लिखने में कोई डाउट नहीं है। हैलोजन इससे लगा है तो ये इधर 1 कार्बन इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला कंपाउंड 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इस तरह से जो जब डिग्री क्लियर ही है और डिफरेंट डिग्रीज हैं तो SN2 में हमें अरेंज करना है। हम जानते हैं SN2 में 1 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का कम होता है, 3 डिग्री का और कम होता है। तो 1 डिग्री ये कंपाउंड है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर कंपाउंड मेरा 1 डिग्री है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा। फिर 2 डिग्री का, 2 डिग्री ये वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, यानी थर्ड नंबर जो कंपाउंड है वो मेरा 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम, और 3 डिग्री कंपाउंड ये है, ये कंपाउंड नंबर 1 मैंने दिया था, कंपाउंड नंबर 1। इस तरह से ये ऑर्डर अरेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा सेट ऑफ कंपाउंड्स देखें, यहाँ पर ये तो पहला था, अब दूसरा चेक कर ले। देखिए ये जो दूसरा सेट ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है वो है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड्स हैं। फिर से वैसे ही मैं 1 2 3 लिख देता हूँ इस पर, और इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, बेहतर होगा। मैं स्केलेटन लिख रहा हूँ, 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन लगा दिया, 3 पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन्स इस पे डाल लेंगे।
ये ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्यूटेन हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। ये 3 कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन इससे लगा है, ये एक ही कार्बन से लगा है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये हैलोजन इससे लगा है और ये 2 कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री। तो बस SN2 अरेंज करना है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है तो कंपाउंड 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का तो कंपाउंड 3 सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री का सबसे कम, वो 2 नंबर कंपाउंड है। इस तरह से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं। सेम वैसा ही है, इसके बाद वाला भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस और अगर देख लूँ, इसमें और अगर क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर है 10.17, यानी जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन, 10.16 के जस्ट आफ्टर 10.17। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl फिर C6H5, ये 2 कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें हम लोग को बताना है कि आउट ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स विच इज मोर easily hydrolyzed by aqueous KOH, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, ठीक है। तो ये जो भी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, एक्वस KOH से रिएक्शन जब हो रहा है तो ये रिएक्शन एक्चुअली में SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हम लोगों ने पढ़ा भी है अभी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक्चुअली रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो पहले हैलाइड आयन यहाँ से और यहाँ से बाहर निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और जो कार्बोकैटायन बनेगा उस पर फिर हमें ये जो एक्वस KOH से हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्वस KOH OH माइनस आयन रिलीज करेगा और OH माइनस आयन जा करके कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। रिएक्शन ऐसे होता है, जैसे कोई भी मैं अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूं तो X माइनस बाहर निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर जो हम लोग एक्वस KOH लेते हैं तो इसका जो OH माइनस होता है वो इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है ना। तो कार्बोकैटायन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, सही बात। अगर रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है, तो यानी कि रिएक्शन क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और SN1 को जो फॉलो कर रहा है ये देखिए, ठीक है। तो Cl माइनस जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो C6H5 CH2 प्लस ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। उसी तरह से ये यहाँ पे C6H5 CH और फिर C6H5 ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और फिर इस पे जो हम लोग एक्वस KOH ले रहे हैं उसका हाइड्रोक्साइड आयन इस पे या इस पे अटैक करेगा। तो हम लोगों को यही देखना है कि ये SN1 रिएक्शन के थ्रू होता है, और SN1 के थ्रू अगर होता है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करेंगे तो ये जो कार्बोकैटायन है वो एक कार्बन बेंजीन के एक कार्बन से लगा हुआ है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस केस में यहाँ पे जो बना वो बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री 2 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। अब इस दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ज़्यादा स्टेबल हमारा ये है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसका SN1 का तो टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा ना, और एक्वस KOH से जो रिएक्शन हो रहा है वो एक SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और चूंकि इस केस में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इसलिए इसका आसानी से हाइड्रोलाइसिस होगा एक्वस KOH से, है ना। तो ये जो कंपाउंड होगा ये वाला, दैट इज़ मोर ईजली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं वो SN1 SN2 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है, और इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चंस होते हैं, आप देख लेंगे उसको। और जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड जनरली वो यही रहता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स दिए रहते हैं और उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 या SN2 उसमें हमें अरेंज करना रहता है। मेनली क्वेश्चन यही रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से हम लोग आराम से उसका बता सकते हैं कि कौन SN1 फास्टर होगा कौन SN। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 12th का हेलो एल्केन हेलोरिन्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेक कर रहे थे, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर उसके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस किए थे, और फिर जो लास्ट वीडियो था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप्स, यानी SN रिएक्शन का टाइप्स। उसमें हम लोग बात कर रहे थे SN1 और SN2 के बारे में, और फिर उसका डिटेल हम लोगों ने देखा था, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। आज हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए। सेकेंड वाला जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकेंड वाला, उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि नाम से लग रहा है कि बीटा से एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट मतलब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बाहर निकलता है इस रिएक्शन में? बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और इसको हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डी का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन, यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों चीज़ें बाहर निकलेंगे, और इसलिए और फिर जब वो चीज़ होता है तो फाइनली जो है वो एल्कीन बनता है। तो इस टॉपिक में क्या हम लोग को देखना है कि जब हम लोग हेलो एल्केन्स को रिएक्ट करवाते हैं किससे? अल्कोहलिक KOH से। ध्यान रखना है अल्कोहलिक KOH है, एक्वस नहीं। लास्ट क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं एक्वस KOH अगर रहता है तो SN रिएक्शन होता है और उसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन करवाने के लिए अल्कोहलिक KOH लिया जाता है, एक्वस नहीं। तो अल्कोहलिक KOH से जब हम लोग हेलो एल्केन को रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस होता है, और जहाँ भी हैलोजन है वहाँ से हैलोजन का लॉस होगा, ठीक है। और ये दोनों जब बाहर निकल जाता है, इस रिएक्शन में सिर्फ बाहर निकलता है हाइड्रोजन और हैलोजन, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और चूंकि रिएक्शन में टोटल हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलता है इसलिए इसको हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद बनता क्या है? एल्कीन बनता है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का हेलो एल्कीन दिया हुआ है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा एल्कीन बनने का चांस है, एक से ज़्यादा एल्कीन बनने का चांस अगर है, तो उस केस में जो एल्कीन ज़्यादा अल्काइलेटेड रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन से जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को बोल रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर अल्काइलेटेड।
यानी वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो उतना ज़्यादा एल्काइलेटेड हुआ और वो उतना मेजर होता है, मतलब मेजर प्रोडक्ट कहने का मतलब ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। हम लोग 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन्स जो पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पढ़े थे, तो वहाँ पे भी ये वाला पोर्शन मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज सेजेव्स रूल, सेजेव्स रूल। ठीक है, ये है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा और तब आप लोगों को याद भी आएगा कि क्लास 11th में ये डिस्कस हुआ है थोड़ा बहुत कहीं। देखिए ये लिख लिया है, तो इसमें जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे CH3 CH2Cl। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH, या तो ऐसे लिख दें अल्कोहलिक KOH या पूरा अल्कोहलिक लिखें या फिर KOH लिख करके ब्रैकेट में इथेनॉल कर दें, एक ही बात है क्योंकि इथेनॉल भी अल्कोहल है। कहने का मतलब ये हुआ कि KOH जो है वो अल्कोहल में मिला हुआ है, इथेनॉल में मिला हुआ है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक KOH होगा तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, ये लगा हुआ है इससे, तो ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हैलोजन एक बाहर निकलेगा, ये Cl बाहर निकला, और बीटा से हाइड्रोजन एक बाहर निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन। इसको अगर मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दूँ, समझाने के लिए केवल, ठीक है, तो जैसे CH3 है ये, तो यहाँ हो गया ये CH2 और एक हाइड्रोजन CH3 हो गया, तो बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो निकल गया। ठीक है, तो जब यहाँ से एक निकल गया और यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ पे बचा CH2 और यहाँ पे भी बचा CH2, तो यहाँ बॉन्ड क्या आएगा, क्या बॉन्ड होगा, डबल होगा ना, तब ना 4 बॉन्ड पूरा होगा, है ना। कोई चीज़ हटता है तो अनसैचुरेशन आता है, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो बन गया एल्कीन। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट्स में क्या होगा, जैसे ये Cl जो निकला, ये Cl और पोटेशियम से मिल करके KCl बना देगा, और ये जो H निकला ये OH से मिल करके वाटर बना देगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शंस होता है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं पहले, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, अल्कोहलिक KOH, हैलोजन बाहर निकला। ठीक है, बाहर निकला हैलोजन, तो हैलोजन इससे लगा हुआ है तो ये क्या है, अल्फ़ा, ये इससे लगा है तो ये क्या है, बीटा, है ना, अल्फ़ा बीटा। तो ये CH3। ठीक है, अब इससे निकला ये Br और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो H जब निकल जाएगा तो CH बचेगा और यहाँ पे CH2 होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट्स में या साइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या होगा, Br और K से मिलके KBr, H OH मिल करके वाटर। कोई डाउट है? तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। बीटा पोजीशन से ही कार्बन निकलता है, इसलिए हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकलेगा, तो इसमें सिर्फ यहाँ से बाहर निकल रहा है, कोई चीज़ इसमें जुड़ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए
ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2 ठीक है, तो ये हैलोजन लगा है इससे, तो ये तो अल्फ़ा कार्बन हो गया। अब बगल वाला बीटा होता है तो ये बीटा हो गया, बगल में ये भी है तो ये भी बीटा हो गया, तो 2 बीटा हो गया ना, है ना। तो अब हैलोजन यहाँ से और हाइड्रोजन बीटा से निकला तो डबल बॉन्ड तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक अगर मैं ये डाल दूँ अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ना, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मिला, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैलोजन यहाँ से निकला और बीटा से हाइड्रोजन निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये भी एक प्रोडक्ट का चांस है ना। तो इसलिए क्या होगा, CH3, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH और फिर CH3। इस तरह से 2 एल्किन बना, 2 डिफरेंट एल्किन पॉसिबल था ना बनना, ठीक है। तो एक है ब्यूट-1-इन और एक है ब्यूट-2-इन। तो अब यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मगर इस डबल बॉन्ड के साथ एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दोनों, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है ना। तो 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरफ, तो ज़्यादा अल्काइलेटेड कौन हुआ, राइट साइड वाला, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट का यही मतलब हुआ, ठीक है। दूसरी तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा घिरा हुआ होता है, जितना बीच में होता है, जितना कार्बन से सराउंडेड रहेगा, वो एल्किन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर और यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन इधर भी अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, इधर भी अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ, तो ये ज़्यादा अल्काइलेटेड हुआ, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा और ये कम अमाउंट में मिलेगा, समझे। अब यहाँ पे जैसे देखिए एक और देख लेते हैं, अब बॉन्ड लाइन में जैसे ऐसे कर ले, जैसे ये Br है, ठीक है। अगर मुझे इसका ये करवाना हो, अल्कोहलिक KOH डाल करके बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं, तो हैलोजन इससे लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा, तो यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ना, आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप इससे लगा है, तो ये तो अल्फ़ा हुआ, ये बगल में बीटा, ये भी बगल में बीटा, दोनों बीटा है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो ऐसे लिख दिए, अगर यहाँ से Br और यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, दोनों सेम है कि नहीं, एक ही बात हो गया ना। साइक्लो कंपाउंड में तो एक ही बात हो जाएगा, ये भी साइक्लोहेक्सिन, ये भी साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। तो ये लिखें चाहे ये बात बराबर है यहाँ पर, ठीक है। देखो लिख लिए, मिटा दें, ये तो वीडियो से हो जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ एक्चुअली 2 अलग प्रोडक्ट नहीं ना हुआ, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है, मतलब 2 अलग नहीं ना हुआ, दोनों तो साइक्लोहेक्सिन बन रहा है। और चूँकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ना, ये और ये 2 डिफरेंट तो हुआ नहीं, सेम ही चीज़ हुआ। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे
और इसमें हम लोग अल्कोहलिक KOH डाल करके रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग हेलो एल्केन देखेंगे और अल्कोहलिक KOH डाला हुआ देखेंगे तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हैलोजन लगा है इस कार्बन से, तो ये तो अल्फ़ा हो गया, बगल वाला कार्बन बीटा, बगल वाला कार्बन बीटा, और ये भी तो बगल में है, नहीं है या नहीं, तो 3 बीटा हो गया, ठीक है। तो अगर हैलोजन इस कार्बन से, ये वाला जो कार्बन, ये कार्बन नहीं, ये कोई कार्बन नहीं है, इस कार्बन से हैलोजन लगा है, उसी का ये बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन से ये जो ब्रोमीन लगा है ये निकलेगा, और ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन हट गया CH2। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हैलोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये मिथाइल तो लगा हुआ रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ रहेगा, सही है। इस कार्बन से एक मिथाइल तो लगा हुआ रहेगा, तो वो लगा हुआ है, और यहाँ से हैलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये मिथाइल तो लगा हुआ रहेगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिए और इस कार्बन से एक मिथाइल लगा है, सही है बात? वही कह रहा हूँ, यहाँ तक ये 3 तरह से बनेगा ना, 3 तो समझ गए। अब ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड सेम है या नहीं, क्योंकि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, और इसका जब नेमिंग करेंगे तो ये 1 होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, तो बात तो बराबर हो गया ना। तो इसलिए ये प्रोडक्ट लिखें, ये लिखें या फिर ये लिखें, बात बराबर है। तो एक प्रोडक्ट मेरा ये होगा और एक प्रोडक्ट इस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सही है। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ज़्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा? इधर वाला, कोई इधर कह रहे हो, कोई उधर। देखो ज़्यादा अमाउंट मतलब मेजर प्रोडक्ट इधर वाला, ये वाला प्रोडक्ट्स होगा। क्यों? अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके तरफ एक तो ये रिंग है, वैसे ही इधर भी है, मगर ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें कोई भी ये नहीं लगा हुआ है ना, कोई भी मिथाइल नहीं, दोनों हाइड्रोजन है केवल। और यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये और ये है, तो इस पर भी इधर लगा हुआ है, इधर भी कार्बन लगा हुआ है, इसमें भी इधर कार्बन लगा हुआ है, मगर यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन से तो कुछ नहीं लगा हुआ है ना। तो ये ज़्यादा एल्काइलेटेड हुआ या ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुआ। तो इस दोनों में से कोई भी जो भी लिखेंगे वो ज़्यादा अमाउंट में हमको मिलेगा, तो वो होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो एक मेजर और एक माइनर। क्या कोई डाउट है? नहीं? ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बीटा एलिमिनेशन आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लिया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई मैं ऐसे लिख दूं, तो फंक्शनल ग्रुप इससे लगा है, यह है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये भी है बीटा। ध्यान देना है कि अल्कोहलिक KOH है, एक्वस रहेगा तब नहीं। तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। उसी तरह से यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना। तो 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, ऐसे कर लिए। और हैलोजन तो हट जाएगा तो यहाँ पे एक मिलेगा, और जब हैलोजन हट जाएगा तो
एक प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सही है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ या तो यहाँ, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ? लेफ्ट साइड वाला हुआ, क्योंकि इधर फिर डबल बॉन्डेड में ये कार्बन के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें तो इधर भी लगा हुआ है इधर भी है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा यानी ज़्यादा अमाउंट में, और ये माइनर हो जाएगा यानी कम अमाउंट में। कोई दिक्कत किसी भी तरह से? नहीं ना? तो ये सारा चीज़ जो है वो बीटा एलिमिनेशन था, और ये हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं क्लास 11th वाले में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर शायद बताए हों तो मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जो बात कर रहे थे अभी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे थे, जिसमें पहला एसएन रिएक्शन और दूसरा बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए। बुक में क्वेश्चंस होगा वो हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसी को डिस्कस करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। एक और मैंने बताया था रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना, तो उस पर फिर बात करेंगे, ठीक है।